चलो ठीक है ना। पेपर का लेवल क्या था, ये देखो जरा। तो पेपर के लेवल के लिए बेस्ट है ना कि हम कुछ सवाल देख लें जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो हमने बिल्कुल रिसेंटली पढ़े हैं, जो हमने बिल्कुल अभी अभी सवाल करे हैं, है ना। मैं तो चाहूंगा कि हमारी नजर पड़े उन पर। सिर्फ मैग्नेटिज्म के दिखा रहा हूं मैं आपको, सिर्फ मैग्नेटिज्म के सवाल दिखा रहा हूं, देखना ना। ये देखो जरा, ये आपके पेपर 1 में से था। ये सिर्फ मैग्नेटिज्म के सवाल दिखा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, पेपर 1 में था ही नहीं। अरे बेटा जाने दो, धोलिया कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो सवाल, अब जरा ये पेपर 2, ये क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन आया, एक टर्म होती है एस वेक्टर। ये टर्म भी वैसे, ये टर्म भी आपके एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें पढ़ाई जाती है, बट वो भी छोड़ो, चलो इसकी वैल्यू दे दी ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, ये भी लिख दिया। क्वेश्चन था सिर्फ इसके डायमेंशन बताने हैं, सिर्फ इसके डायमेंशन बताने हैं। हेलो, समझ रहे हो? हाँ, इसके डायमेंशन बताने हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहा, ऑब्वियस सी बात है, क्या लगता है, क्या टफ सवाल है क्या ये? मैंने आपको क्या कहा था कि मैग्नेटिज्म में डायमेंशंस पूछे जाते हैं, कहा था नहीं कहा था कि मैग्नेटिज्म से डायमेंशन का सवाल आता है? कहा था, ठीक है। अब इसमें क्या था, हालांकि इसके डायमेंशन बन जाते हैं mt-3 ऑब्वियसली। करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, देन फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम, फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम। ऑप्शन सी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ऑप्शन डी पावर अपॉन एरिया। तो इसके जो आंसर्स आ रहे हैं ना आपके पास आ रहे हैं, ये डी आंसर आ रहा है और एक बी आंसर आ रहा है। बस खत्म, समझ रहे हो आप? अच्छा अब रुको, ये तो एक हुआ, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन स्टिल ये +4 नंबर का सवाल है। इट्स अ क्वेश्चन वर्थ +4 मार्क्स, ठीक है। हाँ आ रहा हूँ एक एक करके आ रहा हूँ, देखो चलो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये देखो जरा, जो हमने जो बिल्कुल रिसेंट में पढ़ा है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। ये देखो, एक क्वेश्चन आया, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल दे रखा है 4m, सल्फर पार्टिकल दे रखा है 32, सिंगली आयनाइज्ड। ये वाला सिंगली आयनाइज्ड, सिंगली आयनाइज्ड का मतलब क्यू चार्ज, इस पर चार्ज 2q। इनको बी में एंटर कराया, बी में एंटर करा दिया। क्या रेशो पूछा, आर अल्फा बाय आर एस। जल्दी बोलो आंसर, फटाफट गिव मी द आंसर। जो एक थोड़ा अच्छा वाला था उस पर आते हैं अभी, जरा तो इसका आंसर दो फटाफट। आर अल्फा बाय आर एस। हाँ, तो क्या करना है इसके अंदर? ये क्या हो रहा है, लाइट चमक रही है। एएमयू था, एएमयू दे रखा है, ठीक है। एएमयू लेटर ऑन यूनिट पढ़ते हैं हम, बट समझ में आ रहा है हमें तो क्या चाहिए, मासेस का रेशो चाहिए, बस खत्म। और क्या, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। सारे सवाल दिखा रहा हूं, ये देखो क्या लॉजिक। आर बराबर कितना, एम बी बाय क्यू बी, विच इज रूट। और उन्होंने कहा था, हाँ सेम डेल्टा भी दे रखा था, सॉरी इसका दे रखा था सेम डेल्टा वी, एक्सेलरेटेड अक्रॉस सेम डेल्टा वी। तो क्या बन जाएगा ये, आर एम वी, ये आया था आपके पास आर प्रोपोर्शनल टू, क्या बन जाता था याद करो, रूट एम बाई क्यू। आर प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, रूट एम बाई क्यू। ध्यान आया? तो आर अल्फा बाय आर सल्फर, तो क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 4m अपॉन 2q इंटू रूट
q/32m, तो क्या आ गया, √1/16 यानी कि 1/4। डेट्स इट, खत्म। ये एडवांस लेवल के सवाल हैं, ये क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल का। इसकी जो मार्किंग थी, इसकी मार्किंग थोड़ी कम थी ऑब्वियसली। ये ऑब्वियसली हल्का सवाल था, ये शायद +2 नंबर का ही है। ये क्वेश्चन आपका +2 मार्क्स का ही है। बट ये तो मैं वो बात कर रहा हूं जो हमने पिछले कुछ दिन में पढ़ा है। बट अभी अभी 1 मिनट, केयरफुल पॉइंट पर आ रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई। 1 मिनट रुको रुको, आ रहा हूं, होल्ड करो होल्ड करो। चलो नेक्स्ट देखो जरा, ये देखो, ये एक 3 सवाल है मैग्नेटिज्म के। ये 3 वो हैं जो आपने पिछले 1 हफ्ते के अंदर कर लिए हैं। ये 3 क्वेश्चंस वो हैं जो आपने पिछले 1 हफ्ते के अंदर करे हैं। देखो जरा, ये थोड़ा एक ट्रिकी वाला है। देखो इसमें क्या करा है इन्होंने, ये एक लूप दे दिया करंट I1, ये एक लूप दे दिया करंट I2 ग्रेटर देन 2I1, ठीक है। क्या R∝/RS 4 नंबर का सवाल था? नहीं नहीं, R∝/RS ना 4 नंबर का सवाल है। अरे गया कहाँ क्वेश्चन? हाँ ये भी 4 नंबर का था भाई, बताओ। ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब देखो जरा, 1 मिनट, ये सवाल समझना आप जरा। देखो ये आया टफ MCQ, ये था टफ MCQ विद पार्शियल मार्किंग। बट क्या थी इसके अंदर, पार्शियल मार्किंग थी। अच्छा अब जरा देखना इसमें क्या क्या इसने डिस्क्राइब करा। इसने रेडियस दे दिया R, ये दे दिया 2R, ये पॉइंट है ओरिजिन O विच इज ऑल्सो दी सेंटर, और आपको प्लेन दिखा रखा है YX। बेटा मजे आपके नहीं आए हैं, अभी मैं समझा रहा हूं कि जी एडवांस क्या चीज है। मैं समझाना चाहता हूं जी एडवांस क्या चीज है, अब समझना देखो क्या होता है। अच्छा अब जरा देखना, ये एक अपना अपना ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो इसके ऑप्शंस देता हूं आपको। देखो देख के लगता है इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दे। देखो इसमें पहला ऑप्शन आया, इसने टर्म फील्ड डिफाइन कर दिया किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जनरल x, y पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो उसने दे दिया BXY। समझ रहे हो, यानी कि ये फील्ड कहाँ है, इन XY प्लेन। ये फील्ड कहाँ है, इन XY प्लेन। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक हमने पिछले 1 हफ्ते के अंदर पढ़ा है, और ये सिर्फ 1 हफ्ते के सवाल हैं पिछले, ठीक है। चलो देखो ऑप्शन ए कह रहा है BXY is perpendicular to XY plane at all points in plane, at any point in plane, at any point in plane, at any point in plane। हाँ भाई, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, बस करेक्ट ऑप्शन चूज करने थे। बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट, खत्म। समझ रहे हो, ये आपके नंबर। अब समझ देखो MCQ में क्या होता है, ईच ऑप्शन को चेक करते हुए चलना है, आपके पास और कोई तरीका है ही नहीं। आपको बताता हूं मैं कि क्या डिफरेंस रहा है फिजिक्स के अंदर और क्यों मैथ्स टफ रही है। नहीं बेटा डायरेक्शन थोड़ा बता सकते हो, अभी तो आप सिर्फ, अभी तो इतना पूछ रहा है वो। इसमें कोई डाउट है किसी को भी? क्या ये ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हर कोई कर सकता है? ए क्यों सही है, एक कह रहा है ए क्यों सही है। बेटा कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? हाँ या तो आउट या इन, या तो आउट होगा या इन होगा, बस खत्म। क्यों? तो आउट या इन का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। बहुत आसान सवाल हो गया, बिल्कुल। अच्छा अब एक और चीज समझो, ऑप्शन बी क्या आया। ऑप्शन बी था
बी एक्स वाई, मॉड बी एक्स वाई, ठीक है ना भाई, मॉड बी एक्स वाई, वो बी एक्स वाई है वेक्टर, ये है मॉड बी एक्स वाई, डिपेंड्स ऑन on x and y only, depends on x and y only through radial distance r, through radial distance r, through radial, मैं बिल्कुल इसी की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, थ्रू रेडियल डिस्टेंस r इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ भाई, ऑलवेज परपेंडिकुलर फॉल्स क्यों है भाई, सही तो है, ट्रू तो है, ए में क्या दिक्कत है भाई, अरे अपने आप में दो मैग्नेट्स ही तो हैं, ये फील्ड ऐसे, यहां इसके फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है और इधर से क्या जाएगा अंदर, बाहर जाएगा अंदर जाएगा, यहां से बाहर आ रहा है यहां से अंदर जा रहा है, ऐसी तो बनेगी इस वाले हिस्से की फील्ड लाइन, इसकी फील्ड लाइन कैसे, इस ये देखोगे अगर आप I1 के कारण देखोगे तो इधर से तो आपका B1 कहां आ रहा है, B1 आ रहा है बाहर, और यहां से B1 क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, और अगर I2 को देखोगे तो I2 जा रहा है यूं, तो आउट I2 के कारण कैसे बन रहा है, I2 के कारण अगर बात करोगे तो ये B2 जा रहा है अंदर, और ये इस एरिया में B2 कहां आ रहा है बाहर, फिर तो ए तो सही है, ए में क्या दिक्कत है। हाँ भी बी के लिए बताएं, ये बी ऑप्शन बिल्कुल बी। अब समझो देखो, ये लैंग्वेज अपने आप में कईयों को कंफ्यूज करा इस लैंग्वेज ने, वो कह रहा है कि बी एक्स वाई डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई ओनली थ्रू दी। अब समझना जाएगा तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि मैं कोई भी रैंडम पॉइंट ले लूं, ये मैंने कोई भी यहां पर रैंडम पॉइंट ले लिया, ये कोई रैंडम पॉइंट पी ले लिया, हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। अब सोच के देखो ना, अच्छा करंट गिवन है आपको, I1 और I2 गिवन करंट्स हैं, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। एक बात बताओ, जितना फील्ड यहां होगा क्या उतना का उतना फील्ड यहां 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 इन सारे पॉइंट्स पर जिनकी की आर सेम है, सेम फील्ड नहीं आएगा क्या? वैल्यू नहीं पता हमें, हमें वैल्यू नहीं पता, पर कॉमन सेंस की बात तो कर सकते हैं कि यार जितना यहां पर होगा उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर, उतना ही और उतना ही यहां पर। कोई कैलकुलेशन नहीं इस सवाल के अंदर, देयर इज नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें एक को तो मुझे नई चीजें बतानी है, वो भी बात करेंगे, ठीक है ना भाई। हाँ अरे इन सारे पॉइंट्स पर उस बी की वैल्यू जो भी होगी वो सेम ही तो होगी, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। I1 I2 बेटा बस I1 I2 लिखा हुआ है ना, क्या दिक्कत है, उसने बोल रखा है द लूप करंट इन द लूप्स आर I1 and I2, समझ रहे हो। तो ये दो ऑप्शन आपके, अब समझना गड़बड़ कब होती है, जब आप एमसीक्यू में क्या टिक कर दें, जब आप क्या टिक कर लें, गलत ऑप्शन टिक कर दे। अब देखना जरा, अब देखना अगला सवाल, अब इसका अगला ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन सी क्या था इसी का, देखो इसका ऑप्शन सी जो आया, ऑप्शन सी लिखा है मॉड बी एक्स वाई, मॉड बी एक्स वाई is non-zero, is non-zero at all points, at all points r less than r। ये वो ऑप्शन है जहां पर कि लोग गलती कर देते हैं। तो देखो जरा क्या कह रहा है, ये देखो, ये एक, ये दूसरा, ये आपको दे रखा है I1, ये आपको दे रखा है I2। अब इस बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता, इसीलिए मैं इसको आज बताना चाहता हूं इस पॉइंट को, नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स। अच्छा जरा देखो सेंटर पे बात करें हम, हाँ भाई एट सी, एट सेंटर पे बात करते हैं हम, तो एट सेंटर पे B1 कितना आएगा भाई, B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I1 बाय 2R, एंड B2 कितना आएगा, किधर जा रहा है B1, कहां पर होगा, B1 होगा आपका बाहर की तरफ, और B2 कहां होगा भाई, B2 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I2 बाय 4R, और ये होगा आपका अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, ये क्या हो गया, हेलो, डायरेक्शन तो अपोजिट है।
डायरेक्शन अपोजिट आ रहे हैं सेंटर पे, एंड B2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन B1 आ रहा है, B2 ग्रेटर देन B1 आ रहा है। देखो जरा, क्योंकि I2 क्या दे रखा है उसने, कंडीशन क्या दी है, I2 इज ग्रेटर देन 2I1, उसने लिख करके दिया है एज I2 ग्रेटर देन 2I1। तो सेंटर पर तो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सेंटर पर तो 0 नहीं है। ठीक है, अब समझो इसका एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखो दो चीज ये है, अब ये वो सवाल है जो कि रैंक डिसाइड करेंगे, ये क्वेश्चन जो रैंक डिसाइड करेंगे, बाकी सब तो इजी थे जो कि सिलेक्शन डिसाइड कर देंगे। हाँ भी कैसे बात कर सकते हैं हम कि 0 होगा या नहीं होगा। देखो जरा, अब इसके पीछे लॉजिक क्या जाता है ये समझो जरा। एक बात बताओ, मान लो कि मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, ये बिल्कुल यहां अंदर की तरफ, लेकिन I1 के बहुत पास, बेटा फंक्शन तो बनेगा ही ना। हाँ तो एक मिनट ना, ये तो सिर्फ ये ओनली सेंटर की बात हो रही है, ये मैं बात कर रहा हूं ओनली एट सेंटर। तो क्वेश्चन ये थोड़ा ना है, ये तो हम ओनली एट सेंटर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये थोड़ा ना है। लेकिन क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है कि भी इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स, कहीं पर भी 0 नहीं हो सकता। आप समझो जरा, देखो जरा, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट जो कि इसके बहुत पास है इस वायर के। अब सोच के देखो, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा आईडीएल ले लूं, ये देखो इधर एक आई लिया, ये आई मतलब ये डीएल वेक्टर लिया, इधर वाला एक डीएल वेक्टर लिया, और ऐसी एक डीएल सपोज मैंने इधर लिया। एक तो तरह इन दोनों के कारण डायरेक्शन देखो पहले तो, ये देखो इस डीएल पर, इन दोनों के एक ही डीएल है, दोनों के डायरेक्शन सेम है ना, दोनों के सेम है। बट एक बात बताओ, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ B1 की बात करता हूं तो कोई मुझे बोले कि मुझे ना एक बार इस B1 का ग्राफ प्लॉट करके बताओ। B1 का ग्राफ प्लॉट करना है हमें R के साथ, B1 का ग्राफ विद R। तो एक बात बताओ जरा, ये फील्ड क्या P पॉइंट पर ज्यादा नहीं होगा, क्या ये फील्ड P पर ज्यादा नहीं होगा, और C पर क्या होगा, कम होगा, C पर क्या होगा, कम होगा। ये वो पॉइंट्स हैं जो कई बार हम लोग भी सवाल आने के बाद ही स्टडी करते हैं। ठीक है, हमने हमने क्या इसको अभी तक हमने कहीं यूज किया था। P पर क्यों ज्यादा होगा, अरे ये देखो ना कहां है, बिल्कुल डीएल के पास में। तो एट P तो हम क्या कह रहे हैं, B1 एट P टेंड्स टू व्हाट, इंफिनिटी। तो ये मॉड B1 प्लॉट कर रहा हूं मैं, तो सिर्फ मॉड B1 को प्लॉट कर देता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या पता पड़ रहा है हमको, कि P पर तो फील्ड ज्यादा है और सेंटर पर बल्कि फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ज्यादा मुझे नहीं पता, वो ग्राफ कैसा बनने वाला है, बट तो टेंटेटिव, ये सिर्फ एक, ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ एक टेंटेटिव ग्राफ है। दिस इज जस्ट अ टेंटेटिव ग्राफ। पर इस ग्राफ के बेस पर पता है आपको एक नई चीज क्या पता पड़ रही है यहां से, कि इसका मतलब जब आप ये बनाते हो ना करंट कैरिंग लूप, ये करंट कैरिंग लूप, मान लो इसमें ऐसे करंट चल रहा है, ये ऐसे करंट चल रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है। अरे कुछ चीजें तो साथ साथ ही समझनी चाहिए, देखो ठीक है। तो फील्ड का है ऊपर, तो पता है क्या होगा जब यहां से फील्ड लाइंस निकालोगे, तो मैंने भी इस चीज को स्टडी करा कई सारे उसके अंदर बुक्स के अंदर। पता है क्या हो रहा है एक्चुअली में, यहां पर फील्ड लाइंस पता है क्या है, डेंसिटी ज्यादा है। ये वायर के पास पास में डेंसिटी पता है क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, यहां पर मोर डेंसिटी। हालांकि एचसीवी के अंदर गड़बड़ है, एचसीवी में गड़बड़ है ये चीज। तो मैं एक दो ऑथेंटिक बुक फाइंड कर रहा हूं, और उसके बाद मैं उसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, मोस्टली आज रात तक मैं उस पर सर्च कर लूंगा। बट ये क्या है कि ये पता है क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे आप एंड की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर फील्ड क्या है, ज्यादा है। अब समझो, ऐसे ही मान लो मैं B2 का मॉड बनाता, ऐसे ही मैं मॉड B2 प्लॉट करता हूं, एंड अब मैं प्लॉट करता हूं मॉड B2। अच्छा मॉड B2 में क्या होता है भाई, मॉड B2 में क्या हो रहा है, देखो मॉड B2 में क्या हो रहा है, मॉड B2 पर क्या हो रहा है, मॉड B2 जो है वो सेंटर पर ज्यादा है। मॉड B2 यहां से शुरू करो, मॉड B2 यहां से शुरू करें हम, तो देखो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये भी अगेन टेंटेटिव, इससे बाधा आ गया।
ओके तनवीर, मुझे व्हाट्सअप करिए नाम, तनवीर मुझे नाम व्हाट्सअप कर, लेट मी सी कुछ मिलता है क्या। समझ रहे हो, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये एट सी अगेन, ये हम एट सी, सी पर किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सी पर B2 क्या है, मोर देन B1 है। अब समझना, ये ऑप्शन एक एवरेज बच्चे को टच ही नहीं करना है। एवरेज बच्चा छोड़ दो इस ऑप्शन को, जाने दो यार, कोई बात नहीं, दोस्त बिल्कुल ठीक थे वो हो गए। जो रैंक की बात कर रहा है वो छेड़ेगा भी और सही भी करके आए। तो इसका मतलब देखो जरा, ये दो पॉइंट्स कौन से हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर क्या इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड इक्वल हो रहा है इन दो पॉइंट्स पर। समझ रहे हैं हम। तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट P यहां पर एग्जिस्ट करेगा, जहां पर कि आपका B क्या हो सकता है, भाई डायरेक्शन तो अपोजिट है ही एट सी। ये R2 R में बात करें हम, ये R लेस देन R में आपके पास डायरेक्शन तो अपोजिट ही है, ये अंदर है और ये वाला कहां है, बाहर है। तो ये ऑप्शन अब सही नहीं है, इसको टिक नहीं करना है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स नहीं, देयर आर पॉसिबल पॉइंट्स जहां पर की फील्ड क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल पॉइंट्स, इसका मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज दैट possible points where B net इक्वल्स टू जीरो हो जाए। अब इसने कंफ्यूज क्या करा आपको, इसने कंफ्यूज कहां करा आपको, सेंटर पे नॉन जीरो करा करके। बेटा हर एक के समझने का है भी नहीं। हाँ बिल्कुल, तो ये वो क्वेश्चन है ना जो रैंक डिसाइड करते हैं। अभी बता दो मैं फिजिक्स कहां, फिजिक्स का क्या रोल रहा है इस पेपर के अंदर। बेटा एम्पियर्स लॉ में करंट अंदर की तरफ जाता है, एम्पियर्स लॉ में करंट अंदर की तरफ जाता है। ये इसका इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको को, ये वो एक्सप्लेनेशन है जो हमने रेजोनेंस में डेवलप करा है, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको पूरे उसमें मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई कर सकता है। ये BKM सर और हम लोगों ने बैठ करके इसको एक्सप्लेनेशन डेवलप करा। ठीक है, नहीं नहीं, विलन विलन मैथ्स नहीं है, विलन मैथ्स नहीं है, विलन ये फिजिक्स ही है। अभी बताता हूं क्या होता है, होल्ड रखना जरा। हाँ हो सकता है, बिल्कुल समझना समझना, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, हमें हमें एक्चुअली कुछ नहीं पता उस ग्राफ के बारे में, बट कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स कि यार यहां से यहां तक जाते हुए फील्ड कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहां से यहां तक जाते हुए जब मैं P से C तक आ रहा हूं तो फील्ड कम हो रहा है, ये पॉइंट जेन्युइन है, दैट मॉड B1 डिक्रीजेस। तो ये बात तो क्लियर है ना। हाँ, अरे हमेशा ऊपर क्यों होगा भाई, ये पॉइंट है, ये एक मिनट बेटा, ये इंफिनिटी पर है, अरे ये B1 इंफिनिटी पहुंचा हुआ है, ये B1 एट इंफिनिटी है, ऊपर कैसे जा सकता है इससे, ये इंफिनिटी पर है बेटा ये ग्राफ। एक मिनट रुको, समझ गया मैं आपकी बात। ये क्या हुआ, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको छोटा बड़ा करने इसके, अच्छा हाँ हो गया ना, समझो समझो समझो। ये देखो, ये B1 का ग्राफ, सिर्फ B1 का ग्राफ देखो, ये B1 का जो ग्राफ है आपके पास, ये बेटा इंफिनिटी से आ रहा है, ये इंफिनिटी पे जा रहा है, ये पॉइंट C पे। और B2 का जो ग्राफ है, B2 का जो ग्राफ है वो भी कहां है, इंफिनिटी पर है, B2 का ग्राफ भी इंफिनिटी पर है, और यहां पर भी है, और यहां पर ऊपर है, यहां पर ऊपर है। तो ये देख रहे हो आप, ये बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वाली चीज नहीं है, बट लॉजिकल है, ये लॉजिक्स हैं। और ये इनफैक्ट वो ज्यादा वो सवाल होते हैं जो ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं। न्यूमेरिकल की बात करें तो बहुत लिमिटेड न्यूमेरिकल है फिजिक्स के अंदर। तो एक्स को क्रॉस क्यों करेगा बेटा, डायरेक्शन होना चेंज हुआ है B2 का। ये तो हमने अलग अलग बनाया है ना बेटा, मॉड B2 बनाया है, मॉड B2 बनाया है और मॉड B1 बनाया है। अगेन समझो भाई, हर एक उसके, हाँ हर एक के लिए ऑब्वियसली वो एक्सप्लेनेशन पूरी तरह समझने लायक है भी नहीं, हर एक नहीं समझ सकता, जाने दो कोई बात नहीं। पहले ही बोला ना टफ वाला MCQ। अब बता रहा हूं आपको कि पेपर के क्या पॉलिसी थी। ठीक है चलो, अब देखो जरा, अब आपके पास आया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या था, ये देखो जरा, डी ऑप्शन में क्या था, डी में आया BXY। देखो मॉड हट गया इस बार, सिर्फ वेक्टर लगा रहा है वो, BXY पॉइंट इज नॉर्मली आउटवर्ड, is normally outward, BXY is normally outward
in xy plane, in xy plane at all points between the loop, at all points between the loop, at all points between the loop. ये देखो, ये I1 चल रहा है, ये I2 चल रहा है, ये देखो ना जरा, अरे I1 इस रीजन में, यहां पर B1 कितना है, यहां से फील्ड क्या आ रहा है बेटा, यहां से बाहर आ रहा है, यहां से B1 कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, यहां से B1 क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, और I2 के कारण भी कहां है, अंदर है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपके पास, गलत हो गया। ठीक है, ओके। अब समझना, अब ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, अब इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा नॉलेज। देखो हमारे पास ऑब्वियस सी बात थी कि जो पेपर था वो मेमोरी बेस्ड था पहले, तो हमें सही ऑप्शंस नहीं पता थे, है ना, हमें सही ऑप्शंस नहीं पता थे, तो हमने एक और ऑप्शन डेवलप करा, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये जेई में नहीं था, एक्स्ट्रा है ई पॉइंट। यहां पर बात करें हम इन रीजन आर ग्रेटर देन 2R, आर ग्रेटर देन 2R पर कोई बताएगा मुझे बी नेट किधर है, आर ग्रेटर देन बी 2R पर बी नेट किधर है, बाहर या अंदर, ये कोई बता सकता है, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन। देखो समझना, हाँ भाई B1 कहां है, अच्छा सवाल तो और भी आए हैं 12th के, इजी आए हैं, बहुत तरह के हैं, मैं सारे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इसलिए उठाए हैं ये वाले क्योंकि ये सब चीजें आपने अभी अभी पढ़ी हैं। हाँ भाई कहां की तरफ है, तो B1 कहां होगा, B1 जो होगा आपके पास, B1 ये यहां से अंदर जा रहा है तो B1 आएगा बाहर, तो B1 आया बाहर, कम से कम अब जो टॉपिक्स करेंगे वो तो करें। चलो तो B1 आया बाहर, और B2 कहां जाएगा भाई, B2 कहां जाएगा, B2 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 बनेगा आपके पास, सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैंने, एक मिनट, उल्टा कर दिया, उल्टा कर, हाँ सी B1 की बात कर रहे हैं ना हम, हाँ, तो B1 जो है आपके पास, सॉरी उल्टा कर दिया, B1 तो अंदर है, एक मिनट, आउटर में बात कर रहे हैं हम, तो B1 तो आपका अंदर है, और B2 का है भाई, B2 जो बन रहा है वो बन रहा है बाहर, B2 बन रहा है बाहर, पक्का। अब जरा देखो कैसे जज करेंगे हम, ऑल ओवर इन, हाँ कैसे बता सकते हैं हम कि बी नेट कहां होगा, B2 पास है 2 के, उससे क्या हुआ बेटा, ये तो यहां जाकर के बात कर रहे हैं हम, तो रैंडमली यहां किसी पॉइंट पर आ गए। देखो समझाता हूं, नहीं कौन सी इक्वेशन लिखोगे, आउटर के लिए कोई बेटा, इन लूप की कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है ही नहीं, इनकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, सिर्फ I2 से आंसर नहीं आएगा। अब जरा दिखाता हूं, देखो इसका लॉजिक, इसका सही लॉजिक क्या बैठता है, इसका सही लॉजिक देखो। एक बात बताओ, क्या इनके मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन कर सकता हूं मैं, मैग्नेटिक मूवमेंट्स, तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या बनेंगे, देखो I1 का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बन रहा है, I1 ये बन रहा है M1, और ये बन रहा है आपके पास M2, ठीक है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, मॉड M1 ग्रेटर देन मॉड M2, मॉड M1 ग्रेटर देन मॉड M2, पक्का, सही चीजों को पकड़ो। अरे मॉड M1, सॉरी हाँ उल्टा लिख दिया, मॉड M1 इज लेस देन मॉड M2, क्यों भाई, क्या होता है मॉड M, क्या होता है मॉड M इज I इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कौन सा M ज्यादा चल रहा है, M2 बड़ा चल रहा है, M2 क्या चल रहा है, बड़ा चल रहा है, तो M2 बड़ा है। अब जरा याद करो, ये देखो आपको कहां चाहिए फील्ड, ये तो ये डायग्राम तो हमें दिख रहा है, ये हमने M डिफाइन कर रखा है एट सेंटर, ये तो चीज हमें दिख रही है एट सेंटर पे ऑलमोस्ट, ये तो सेंटर पे दिख रहा है हमको, हमें फील्ड कहां चाहिए, या बाहर में, हमें फील्ड चाहिए यहाँ आउटर रीजन पे, यहां पर जरा ध्यान दो, क्या ये ब्रॉड साइड पोजीशन नहीं है क्या, क्या ये पॉइंट्स ब्रॉड साइड पोजीशन नहीं है, एक डायपोल की ब्रॉड साइड पोजीशन, डायपोल की ब्रॉड साइड पोजीशन, और ब्रॉड साइड पर जो फील्ड आता है, ब्रॉड साइड पर जो फील्ड आता है वो क्या आता है, ब्रॉड साइड पे जो फील्ड आता है वो क्या आता है, जो डायपोल है उसके अपोजिट, ये वाली पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये आपने डायपोल मोमेंट डिफाइन करा P, तो इस वाले पॉइंट पर जो फील्ड होता है, इस पॉइंट पर फील्ड किधर होता है, उस ऊपर वाले पॉइंट पर फील्ड किधर होता है, अपोजिट। तो जरा देखो ना इस पॉइंट पर, अब
तो फील्ड कैसे बन रहे हैं आपके पास, ये देख लो जरा, B2 तो कहां बन रहा है, B2 तो बन रहा है बाहर, और B1 कहां बन रहा है, अंदर। ये दो मैग्नेट्स हैं आपके पास, ये ब्लू वाली रेड मैग्नेट, ब्लू वाली इज योर M1 मैग्नेट, और रेड वाली इज योर M2 मैग्नेट। ठीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, रेड वाली स्ट्रॉन्ग है, रेड वाली क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये ब्रॉड साइड पर किसका फील्ड डोमिनेट करा, किसका फील्ड डोमिनेट करेगा, क्या आता है, प्रोपोर्शनल टू पी। ये फील्ड जो आता है क्या आता है, ये बी आएगा यहां पर, वो बी क्या आएगा, वो बी जो आएगा, वो बी विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एम। और किसका एम ज्यादा है, किसका एम ज्यादा है। तो सिर्फ दूरी से मत बात करना, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में मान लो कि ये वाला करंट ज्यादा होता, सच डेट की हमने एमएम निकाला, सच डेट की हमने एमएम निकाला, समझ रहे हो, तो कौन सा वाला M2 स्ट्रॉन्ग है, तो ये B2 वाला क्या होगा, मोर होगा। तो ये B2 फील्ड क्या आने वाला है आपके पास, मोर आने वाला है। तो क्या आंसर देंगे हम, क्या आंसर देंगे हम, बी नेट कहां आएगा, आउटसाइड। तो इस वाले पॉइंट पर बी नेट कहां है आपके पास, आउटसाइड है। ठीक है, ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि, बट ये अपने आप में मैं कहता हूं, अब जरा बताता हूं आपको, देखो ओवरऑल अगर हम फिजिक्स का पेपर देखें तो इजी है, एज कंपेयर टू प्रीवियस 3-4 इयर्स इजी पेपर है। हाँ तो I2 बड़ा दे रखा है ना बेटा, तो जे रखा है उसकी बात कर रहा हूं, नहीं मैं कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे थे कि सर यहां से सिर्फ दूरी देख लें, अगर सिर्फ दूरी देखते लेकिन ये वाला करंट ज्यादा होता, वो I1 वाला करंट क्या होता, ज्यादा होता। ठीक है, तो फिर हमें M कंपेयर करने पड़ते, तो इसीलिए बेटर है ना कि M कंपेयर करते हुए चले हम, कि कहां मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है और कहां पर कम है। ठीक है, ब्रॉड साइड क्या होता है बेटा, ये नहीं बता सकते। ब्रॉड साइड ये पोजीशन होती है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली, ये जो परपेंडिकुलर वाली होती है, एक तो होती है एक्सेस पोजीशन, ये तो होती है ऑन एक्सेस, या इसको आप इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, आप इसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, अब समझना देखो, अब समझना देखो, देखो मैं बताऊं, एक तो इजी क्यों था, दो कारण से था इजी, जो था एक्चुअली जहां तक मुझे याद है, देखो लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर ये जेई के स्टेटमेंट्स थे कि वी आर कंसिडरिंग कोविड सिचुएशंस, इसीलिए उन्होंने 70% भी रिलैक्स करा है 12th का। और कहीं ना कहीं उन्होंने पेपर को ये ध्यान में रखते हुए करा है कि यार बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली स्कूल वगैरह प्रॉपर नहीं गए हैं, शायद, मैं श्योर नहीं हूं, शायद, बट इजी पेपर इज मोर डिफिकल्ट फॉर गुड स्टूडेंट्स, क्योंकि इजी पेपर होती ही कट ऑफ बढ़ जाती है। तो वीक बच्चा भी सवाल करने लगता है, वीक बच्चे के लिए इजी पेपर अच्छा रहता है क्योंकि वो अच्छा स्कोर करता है, लेकिन जो अच्छा बच्चा है, अब उस अच्छे बच्चे ने अगर ये वाले ऑप्शन नहीं देखे ना ढंग से, सी और डी, अरे वो ए और बी तो हर बच्चा टिक कर देगा, ए और बी तो हर बच्चा टिक कर देगा, ये सी तो था जहां पर ध्यान देना था। वो वीक बच्चा तो क्या करेगा, हाँ यार कहां से नॉन जीरो होगा, वो क्या करेगा, सिर्फ सेंटर देखेगा। वीक बच्चा क्या करेगा, सिर्फ सेंटर को देखेगा, सेंटर पे नॉन जीरो, हाँ ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, खत्म, पढ़ाओ। यहां बात आके फंस जाती है। और एक और चीज, ये इजी पेपर एक धोखा है, ये इजी पेपर जो है ये धोखा है उनके लिए जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं। इजी पेपर एट टाइम ऑफ प्रिपरेशन, इजी पेपर ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ये एक धोखा है। तो अपने लेवल को कहीं से भी, बट आप समझ रहे हो कि भाई चीजें, ये देखो मैंने कहा था आपको डायमेंशन इजी पार्ट है और आता है, आया सवाल। तो जो बातें आपको क्लास में समझाई जा रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल भी बढ़ाते हुए चलना है अपना, क्योंकि क्या होता है ना, इजी सवाल देखने आने में लगता है, इसीलिए मैंने इस सवाल पर डिस्कशन करा है। कोई कैलकुलेशंस नहीं आई, लिमिटेड मैथमेटिक्स थी। अब मैं बताता हूं मैथ्स का पेपर टफ क्यों बना है, मैथ्स के पेपर में टफ क्या था, मैं अभी मैथ्स सर से डिस्कस करा ना मैंने। मैथ्स में क्या हुआ है, मैथ्स में जो टफ चीज आई ना, देखो मैथ्स में भी क्या आया, मैथ्स में क्या हुआ है, एमसीक्यू टफ थे, एमसीक्यू लेंदी थे। क्यों लेंदी थे, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड थे, क्योंकि वो थे कैलकुलेशन बेस्ड।
पेपर देखो जेई एडवांस है, उसने क्या करा समझो। केमिस्ट्री में इतना नहीं समझ पाया, समझता भी कम हूं मैं, मैथ्स थोड़ी। देखो मैथ्स में ऑब्वियसली मैथ्स जो है वो क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है, तो कैलकुलेशन अच्छी पूछी। और फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के भी एमसीक्यू बड़े ट्रिकी हैं, फिजिक्स के भी एमसीक्यू बड़े ट्रिकी हैं। फिजिक्स के एमसीक्यू में ऑब्वियसली फिजिक्स में थ्योरी इन्वॉल्व है, फिजिक्स में थ्योरी इन्वॉल्व है। और ये याद करो, हमने कभी भी, हमने इतनी चर्चा जब कॉइल करा तो हमने नहीं करी थी जितनी हमने आज करी है। जितनी चर्चा हमने कॉइल पर आज करी है उतनी हमने तब, तो ये चर्चा आज के आज मैंने इसलिए करी ताकि अब अगर फ्यूचर में कोई भी सवाल आए, देखो हमारे दिमाग में ये सवाल फ्रेश होते हैं तो मजा आता है। अब फ्यूचर में कोई भी सवाल आए तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रहेंगे कि हाँ यार ये ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं। गॉट इट भाई? ठीक है, ये तो वो होते जो हमने अभी अभी पढ़ा है, बस इससे ज्यादा कि अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और हम आगे अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, टाइम दे दिया हमने काफी। ओके, चलो तो आगे पढ़ना शुरू करते हैं हम। मैंने तो नहीं बोला फिजिक्स विलन है भाई, मैं नहीं बोल रहा फिजिक्स विलन है, तो कोई और बोल रहा है। मैथ्स टफ इसलिए हो गया क्योंकि मैथ्स के एमसीक्यूज लेंदी थे, तो वो एमसीक्यूज लेंदी थे ना यार, तो वो करने में टाइम चला गया। नहीं बेटा, वेटेज तो लगभग बराबर आता है। अरे वो सब छोड़ो ना यार, पेपर देख लेना तुम, इसमें कितने हैं उसमें कितने हैं। जो काम की चीजें मुझे फिजिक्स पढ़ानी होती है, मैंने फिजिक्स पढ़ाई है आपको, प्योर फिजिक्स के ऊपर बात करा है। आरबीडी, आरबीडी से 4 से 5 सवाल है भाई। आरबीडी बेटा रेजोनेंस की वेबसाइट पर रैंक बेटर बना हुआ है, आप वहां से अपने, वहां से समझ सकते हो कितने मार्क्स पर क्या मिलेगा। सेंटर ऑफ मास का एक सवाल है, आरबीडी से 4 सवाल है, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। एसएचएम का भी नहीं है, एसएचएम का भी, थर्मो है, थर्मो है, बिल्कुल है, थर्मो है, थर्मो है, हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर का एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर सवाल है। ऑप्टिक्स के अच्छे सवाल है, ऑप्टिक्स का एक सवाल अच्छा टफ भी है। अरे भाई एक मिनट, मैं इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, जो काम का था वो हो गया। ठीक है ना भाई? चलो नेक्स्ट देखो भी, हाँ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में सवाल आया बाइनरी स्टार का, ग्रेविटेशन में जो क्वेश्चन आया बाइनरी का इजी सवाल है, बाइनरी का इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अरे बट ये पेपर ऐसा तो जो सिलेक्शन डिसाइड कर देगा, फिजिक्स सिलेक्शन डिसाइड कर देगी, और फिजिक्स के टफ वाले रैंक डिसाइड करेंगे। क्योंकि जिसने भी फिजिक्स में, अब ये दिक्कत अब समझ रहे हो, किसी बच्चे ने फिजिक्स को लास्ट का आधा घंटा दिया, फंस गया। मैं जिस बच्चे से, ये हमने ऑब्वियसली अलग अलग बच्चे आते हैं, तो कल एक बच्चा डिस्कस हो रहा था, तो उसने कहा सर मैंने तो, हर पेपर को आपको भी इक्वल टाइम देना है, 1 घंटा टू 1 आवर टू ईच पेपर। अरे कोई बात नहीं ना, ये इजी है, तो भाई मैं मैथ्स का टफ करने की जगह फिजिक्स के 2 इजी कर दूंगा ना, इस लॉजिक को पकड़ना होता है कि मैथ्स का टफ करने की जगह, 2 टफ करने की जगह, सॉरी 1 टफ करने की जगह हम क्या कर कर आए, 2 इजी करके आए, तो अब सिलेक्शन श्योर होता है। यार केमिस्ट्री भी ऐसा कुछ नहीं है, 55 मिनट तो वो भी लेती है। हाँ बहुत सारे लॉजिक्स हैं, जेई एडवांस मजाक नहीं है, और पैटर्न भी डिफरेंट था थोड़ा सा। इस बार न्यूमेरिकल भी था, मतलब डेसिमल वाले भी सवाल भी थे, इंटीजर सवाल भी थे। ठीक है, चलो अब ये तो देखो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा तो इतना कुछ बताया, अपने आप में इतना कुछ करना। अच्छा अब समझना, समझदार बच्चा, ये इसमें गलती क्या है, गलती क्या होती, जो वीक बच्चा है, वीक बच्चा क्या करता पता है, इसको टिक कर देता नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि वो सिर्फ कहां चेक करता है, सेंटर पे। समझदार बच्चा उसको टच टिक नहीं करेगा, डाउट है, कह नहीं सकते, एक के बेस पर हम हर जगह की बात नहीं कर सकते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है बस। या तो छोड़ दो, हाँ बिल्कुल, छोड़ने में भी कोई बुराई नहीं थी इस ऑप्शन को। गॉट इट? ये अब तुम सिर्फ ये 1 हफ्ते का कोर्स था हमारा पिछले, ये सब कुछ हमने पिछले, मतलब पिछले 6-7 लेक्चर के अंदर पढ़ा है, जिससे 3 सवाल हैं आपके सामने, ये सिर्फ मैं वो बता रहा हूं, समझ रहे हो? चलो हाँ, हाँ डाउट हो तो उसको छोड़ दो, बट अब ये देखो ना, ये ऑप्शन करने जैसे थे, ए और बी करने जैसे थे बिल्कुल, बस खत्म। हाँ 2 नंबर आ गए ना, क्या दिक्कत है,
नेगेटिव लेने से तो वो बढ़िया है, बस खत्म। ठीक है भाई, चलो तो आगे बढ़ा जाए। सो लेट अस मूव अहेड विद आवर, क्या करने वाले थे हम लोग, हमारे पास क्या चल रहा था, ये चल रहा था एफ बी बराबर क्यू वी क्रॉस बी, है ना। और पार्टिकल कैसे प्रोजेक्ट करा था, वी परपेंडिकुलर टू बी वाले केसेस हम देख रहे थे, केस 1 देख रहे थे हम लोग, वी परपेंडिकुलर टू बी, ये चल रहा था मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो कोई बताएगा लास्ट। अच्छा मैंने शेयर तो करा होगा ना आपसे, तो मैं तो, अरे अभी तो आप अगर इसका पोटेंशियोमीटर का सवाल देखोगे तो वो तो और भी इजी सवाल है, तो इजी सवालों की तो खैर कोई वो नहीं है। किसी ने छुट्टी का मैसेज डाला है भाई, थैंक यू बेटा। चलो अच्छा, हाँ भाई, तो ये इस पर बेस्ड मैंने आपको ये भी दिया था, होमवर्क भी दिया था मैंने, होमवर्क दिया था मैंने कुछ मैग्नेटिज्म शीट से, हो रहे हैं क्वेश्चंस, इसी पर बेस्ड सवाल थे वो ज्यादातर, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस थे वो। अब आप समझ रहे, देखो कि कितनी हर एक किसी कितनी इंपॉर्टेंस है। वो काइनेमेटिक्स से लेकर के अभी भी मैं 12th 11th पढ़ा रहा हूं, काइनेमेटिक्स टू आपका लगभग मान लें सर्कुलर, ये कम से कम हमने 3 महीने पढ़ा, एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, देयर इज नो डायरेक्ट क्वेश्चन। पिछले 6 दिन में हमने जो चीजें पढ़ी उससे 3 डायरेक्ट सवाल आ रखे हैं, जैसे पिछले 6 दिन के अंदर। तो ये सारी, ये सिर्फ ये शो करता है, अरे काइनेटिक्स छोड़ना है बेटा, नहीं, वो प्रोजेक्टाइल से नहीं आएगा आपका आंसर, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तो लगाना ही पड़ेगा बेटा, दैट इज नॉट ओनली प्रोजेक्टाइल, इट इज बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट, इट इज बेस्ड ऑन, नहीं एक मिनट, वेटेज है ना, क्या बात कर रहे हो, वेटेज ऑफ मैकेनिक्स समझो, मैकेनिक्स की तो भैया बहुत अच्छी कहानी है। ये जो मैं 11th का बैच ले रहा हूं, बिल्कुल मतलब TCHA के जस्ट बाद वाला मेरे पास ये बैच, मैंने उनको ये समझाया था, ये डायरेक्ट सवाल नहीं आते, बट ये लॉजिक आने चाहिए, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास का एक सवाल आया एंड आपके पास आरबीटी के 4 से 5 सवाल है, 4 to 5 क्वेश्चंस, तो 6 क्वेश्चन हो गए आपके पास, टोटल मिलाकर के ये 6 सवाल है, 6 सवाल है आउट ऑफ कितने में से, 38 में से, 6/38, ठीक है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, सीओएम के नाम पे मोमेंटम कंजर्व करना था तो आएगा तो सीओएम के अंदर ही ना वो, बस खत्म। 16% वेटेज, समझ रहे हो, तो उसमें भी अगर मैं सिर्फ आरबीटी पकड़ लूं, तो आरबीटी तो मैं मानता हूं, आरबीटी को तो अगर आप देखो तो ये 5 में से 40 सवाल, 5 आउट ऑफ 40, ये कितनी बन गई अप्रोक्सीमेटली 12.5%, 10% से ज्यादा वेटेज एक चैप्टर की। फिर तो ये पढ़ने का, तो इसीलिए अब ये पता है मैं क्यों बता रहा हूं, बच्चे आगे पूछेंगे मुझसे सर रिवीजन में क्या करना है, रिवीजन में ये नहीं करने हैं, सीओएम आरबीटी करना है, लेकिन ऊपर के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अरे उस आरबीटी के सवाल में आपका फ्रिक्शन नॉर्मल सब कुछ काम आ गया था, इस आरबीटी के सवाल के अंदर आपके फ्रिक्शन भी आ गया, नॉर्मल भी आ गया, टेंशन भी आ गया, समझ रहे हो। हाँ उस सवाल में सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे आपके, तो बेटा आरबीटी तो वीक है, तो फिर तो पछताना ही पड़ेगा ना, तभी तो कह रहा हूं कि इसीलिए मैं हमेशा अभी 11th वालों को मैंने क्या समझाया, ये बात समझाई कि जिसका यहां तक का काम पेंडिंग है, काम पेंडिंग है ना, छोड़ दो, सीओएम चालू हुआ है उस पर ध्यान दो, तुम्हें तो पता ही है, हाँ तुम तो 11th में देख चुके हो ना, 11th सीओएम चालू हुआ है उस पर ध्यान दो, बस खत्म। बेटा देखो जिनका वीक है वो इतना कर सकते हो कि 11th के मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं वहां, वो देख करके स्ट्रॉन्ग कर लो बस, क्योंकि मैं तो बेसिक से लेकर के पूरे हाई लेवल तक जाता हूं, इसीलिए मैं बेसिक को नहीं छोड़ता हूं, बेसिक से हाई लेवल तक पूरा पढ़ते हुए चलते हैं हम, क्योंकि यार हाई लेवल के बिना भाई, बेसिक कराए बिना ऐसे सवालों में अटक जाओगे आप बस। बेटा मेरे लेक्चर्स मिलेंगे आपको JA06 बैच के अंदर, मेरे लेक्चर्स अगर आपको लास्ट ईयर के चाहिए तो वो JA06 में मिल जाएंगे, लास्ट ईयर में 11th में मेरे पास JA06 था, जिसका एक्सेस आपके पास है,
और वरना वेट करें इस बार के 13th का, इस बार के 13th का वेट करें। अब देखो यार, मैंने तो इस बार के 13th का वेट कर लिया, और तो क्या कर सकते हैं अब हम, और कोई ऑप्शन मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। चलो एनीवेज, अब ये हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ये सब कहानी छोड़ें, ठीक है। चलो, वो ऑप्शन है, मैं श्योर नहीं हो सकता कि कब शुरू होगा क्या होगा। चलो आगे बढ़ें, खैर हम तो फटाफट से, ये लो चलो। तो हाँ, ये ले मैं, अब देखो जरा इस पे अगला क्वेश्चन। हाँ, लाइट का है ना, ऑप्टिक्स के अच्छे सवाल आए थे, मतलब एक दो तो बहुत इजी थे। एक तो ऑप्टिक्स का सीधा एच वर्मा का सवाल जैसा है बिल्कुल, दो वो दे रखे हैं, दो स्लैब्स दे दी। अरे जाने दो यार प्लीज। हाँ, मैग्निफिकेशन तो बहुत इजी था, M1 इंटू M2। चलो जाने दो यार प्लीज, जाने दो। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, है ना। चलो लेट अस मूव अहेड। तो ये लेकिन ध्यान रखना, इजी पेपर धोखा है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है उस एडवांस के लिए, लॉजिक्स, फॉर्मूलाज, समझ रहे हो। और वो एट द टाइम ऑफ पेपर डिसीजन लेना। जिसको लगता था मेरी फिजिक्स खराब है, जिसको लगता था मेरी फिजिक्स खराब है, उसने अटेम्प्ट करी, लास्ट के आधे घंटे में बर्बाद हो गया वो बेचारा। उसने शुरू का 1 घंटा दिया होता ना फिजिक्स को, वो सिलेक्ट हो जाता भाई, वो सिलेक्ट हो जाता। जिस बच्चे, एक बच्चा मिला 60 में से 40 आ रहे हैं उसके पेपर 1 में। अरे आसान नहीं होता स्कोर करना, आसान नहीं है स्कोर करना। वही मैंने आपको बोला, डिसीजन मेकिंग, यानी कि मैं अभी भी बता रहा हूं, IIT इज अबाउट एटीट्यूड। और यही मैंने आपको हमेशा बोला है कि IIT इज अबाउट एटीट्यूड, और मैं यही सिखाता हूं। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू टीच, कि वो एटीट्यूड अपने अंदर होना चाहिए। टीचर चेंज हो गया, वो पागल हो रखे थे 8-10 लोग, टीचर बदल लिया, हम कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। अरे एटीट्यूड लाओ IIT में सिलेक्ट होने का। बेटा ये तो मैं तो बोला ही नहीं पहले कौन सा करना है, बट ये डिसाइड करना है कि हमें हर एक को 1-1 घंटा देना है। पहले कौन सा करना है से फर्क नहीं पड़ रहा, बट हर एक को 1-1 घंटा देना है। उसने कहा मेरी फिजिक्स तो बेकार है यार, मैं आधे घंटे में ही करूंगा, बर्बाद हो गया बस। तो ये समझो, हर पेपर का अपना एक तरीका होता है। लड़ाई, लड़ाई समझना जरा, पेपर में लड़ाई किससे है, पेपर में लड़ाई किससे है। आपका अपोनेंट कौन है, आपको किसके अगेंस्ट लड़ना है। यू नीड टू फाइट अगेंस्ट हुम, फाइट अगेंस्ट हुम, फाइट अगेंस्ट हुम। अरे स्टूडेंट से, अरे खुद से लड़ाई घर पे लड़ो। फाइट अगेंस्ट अदर स्टूडेंट्स, ये है पेपर के अंदर फंडा। और घर के अंदर फंडा क्या है, घर पे फंडा क्या है, घर पे फंडा है फाइट अगेंस्ट क्वेश्चंस, कि हो कैसे नहीं रहा। और जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं आपके, जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं ना आपके, टेस्ट जो होते हैं, रेगुलर टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर कोचिंग पर, प्रैक्टिस पेपर कोचिंग पर, ये पता ही क्या है, ये पता है क्या है, फाइट अगेंस्ट योर सेल्फ, फाइट अगेंस्ट योर सेल्फ। मैं इंप्रूव हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, माई इंप्रूवमेंट इम्प्रूव इज विच मैटर्स। किसी के मेरे से ज्यादा आ रहे नहीं फर्क पड़ना चाहिए, डिसीजन मेकिंग से इंप्रूवमेंट होता है। पता होना चाहिए हर एक चीज जो काम कर रहे हो, हर एक चीज का पर्पस पता होना चाहिए लाइफ में। स्क्रीनशॉट 1 ले लो भैया, बहुत ज्यादा ज्ञान की बात बांट दी है तो मैंने गलती से, तो कल सुबह भी बांटनी पड़ेगी। कल सुबह भी बांटनी पड़ेगी, बट समझना भाई, एक एक चीज का पर्पस बताओ। घर पे हैं तो टाइम दो सवालों को, पेपर में बैठ गए हो तो बाकियों से लड़ते रहो। पर यहां पर क्या करेंगे हम, प्रैक्टिस पेपर में, अरे खुद को इंप्रूवमेंट देखो ना यार, बस ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े। तो कोई भी इजी सवाल से डिस्ट्रैक्ट ना हो, तैयारी करते हुए जाना। हाँ बहुत अच्छी बात है, इजी है ना, तो होना ये चाहिए कि 60 में से 55 नंबर चाहिए मुझे। अगर इजी है फिजिक्स तो 60 में से 55 नंबर चाहिए, तब सेटिस्फाई करो अपने आप को। वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि इजी है ना, तो 60 में से 55 नंबर लाएंगे हम। चलो ये लो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कैपेसिटर का काम आप लोगों ने कर लिया है, आप लोगों ने कैपेसिटर का काम कर लिया है। मैं जल्द उसकी डिस्कशन रख दूंगा एक, ठीक है ना। चलो
हाँ तो खत्म करके रखो बस उसको। चलो ये लो क्वेश्चन देता हूँ एक। ये आपके क्या करा हमने, दे दिया ऐसे वाई एक्स प्लेन, ये वाई एक्स और ये एक दे दिया चार्ज मास क्यू, चार्ज क्यू मास एम चार्ज क्यू। ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट यूनिफॉर्म दिखा रखा है, बी नॉट दिखा रखा है आपको यूनिफॉर्म, और ये आपको वेलोसिटी दे रखी है वी नॉट। क्वेश्चन है फाइंड, फाइंड क्वेश्चन है फाइंड वी एंड आर। क्या मतलब है इसका, वी टी आर टी फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल। ये t इक्वल टू जीरो पर आपने इस पार्टिकल को छोड़ा है, t इक्वल टू जीरो पर इस पार्टिकल को आप ओरिजिन से छोड़ रहे हो। बताओ भाई क्या होगा। इसकी बतानी है वेलोसिटी एट एनी टाइम t एंड पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t। कैसे करना चाहिए, वेलोसिटी एट एनी टाइम t एंड पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t। ठीक है बिल्कुल, पहले तो फोर्स निकालें, बिल्कुल सही बात। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे तीन क्वेश्चंस आगे आपको सिमिलर टू दिस, टू मोर क्वेश्चंस हम करेंगे, सिमिलर टू मोर क्वेश्चंस। ये आपका रेफरेंस रहेगा, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, बेस या रेफरेंस। दिस विल बी दी बेस और रेफरेंस। हाँ भाई, तो क्या करेंगे, एफ की डायरेक्शन हाँ भी बताओ जरा पहले तो भी, एफ कहां लग रहा है। हाँ भी, फोर्स कहां की तरफ लग रहा है। तो जो फोर्स आ रहा है इस पार्टिकल पे v क्रॉस बी, फोर्स आ रहा है माइनस के में, बिल्कुल जो फोर्स आया वो फोर्स आया एफ बी आया इन माइनस क्या। तो सेंटर कहाँ है, तो यहां सेंटर बन गया कहीं, यहां कहीं पर क्या आया सेंटर। तो कौन से प्लेन में घूम रहा है ये कौन से प्लेन में घूम रहा है, कोई बताएगा मुझको। सर्किल कौन से प्लेन में आ रहा है, वो जो सर्किल आ रहा है आपका, तो जो सर्किल जो बनेगा वो कौन से प्लेन में बन रहा है। वाई जेड प्लेन में। पता है क्या बनेगा, ये देखो जरा, अब देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना होता है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, कि आप एक काम करें, आप इसको देखें वाई और माइनस जेड में, आप इसको देखें वाई और माइनस जेड में। तो कैसे आ रहा है वो सेंटर, ये सेंटर ये रहा आपके पास, दिस इज दी सेंटर, और ये आपके पास बन रहा है उसका सर्कुलर पाथ। दिखी चीज, टी इक्वल टू जीरो पे कहा है पार्टिकल, ये रहा टी इक्वल टू जीरो पर, ये पार्टिकल आपका जीरो पर, ओरिजिन पर। ठीक है, अच्छा अब समझे जरा, अब क्या हुआ बताओ भी, अब क्या करें। हाँ अगला स्टेप अभी तो निकालना है ना, वेलोसिटी और पोजीशन निकालनी है हमको। तो देखो जरा दो तरीके, हम देखो इसको करने के दो तरीके। हाँ पहले तो एफ बी बराबर, तो एफ बी बराबर क्या हो गया भाई, एक तो कैलकुलेशन पर आ जाए। तो कैलकुलेशन पार्ट क्या कह रहा है हमको, एफ बी बराबर हो गया क्यू वी नॉट बी नॉट। तो रेडियस कितना बन रहा है, रेडियस बनेगा आपके पास एम वी नॉट बाय क्यू बी नॉट, ये तो बन गया रेडियस, तो ये रेडियस बन गया आर। एंड इसकी ओमेगा कितनी आएगी भाई, ओमेगा कितनी बनेगी, ओमेगा बनेगी वी नॉट बाई आर। तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है आपके पास क्यू बी नॉट बाई एम। ये ओमेगा क्या है उसकी, ओमेगा क्या है उसकी। बेटा सवाल को टफ मत करो मयंक, हाँ ओमेगा क्या है उसकी, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो ना किसी टाइम टी पर क्या होगा, किसी टाइम टी पर ये पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा बाय सम थीटा, वेयर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इज ओमेगा टी। तो यहां पर पार्टिकल होगा आपके पास। तो देखो ना यार, इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं ना हम, लेट अस राइट इट्स पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में देखो आई कैप तो जीरो हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा जीरो चल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या चल रहा है आपके पास, जीरो।
थीटा बराबर ओमेगा टी, ये आपको दिख रहा है किसी टाइम टी पर। हाँ भाई, तो आर टी तो हो गया 0 प्लस, जरा देखना इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, देखो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है। ये वाई कोऑर्डिनेट बन रहा है इसका, जो कि कितना बन रहा है, आर साइन थीटा, तो प्लस का क्या आ रहा है, प्लस का आर साइन थीटा जे कैप, प्लस का आर साइन थीटा जे कैप। और जेड कोऑर्डिनेट कितना बन रहा है जरा बताना तो, जेड कोऑर्डिनेट, ये देखो तो जेड कोऑर्डिनेट क्या चीज है, क्या ये जेड कोऑर्डिनेट है क्या, जेड कोऑर्डिनेट, बिल्कुल जेड बन रहा है आपके पास कितना, प्लस का आर माइनस आर कॉस थीटा इंटू माइनस के कैप इंटू माइनस के कैप। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इस पे 2 सवाल और करेंगे हम। तो वीटी कैसे निकाल सकते हैं हम, आ गया क्या आर कोऑर्डिनेट, वीटी कैसे आ जाएगा, हाउ टू फाइंड वीटी, वीटी कैसे निकाल सकते हैं आप, एक मेथड तो है, वीटी बराबर क्या कर दो, डी आर बाई डी टी, थीटा को क्या लिखोगे, थीटा लिख देना ओमेगा टी, कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट अब लेकिन मैं चाहता हूं लॉजिकल मेथड पर आए, मैं तो चाहता हूं लॉजिक पे बात करें। देखो जरा, तो वो भी आप लॉजिक से लिखो ना, मैथमेटिकली लिख के देखो, ये तो मतलब ठीक है, ये अप्रोच मुझे नहीं पसंद है बेसिकली। एक बात बताओ, वेलोसिटी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, अच्छा वेलोसिटी होगी कितनी, वी नॉट ही होगी क्या, वेलोसिटी कितनी होगी, क्या वेलोसिटी वी नॉट होगी क्या, क्या वेलोसिटी वी नॉट होगी, स्पीड मतलब स्पीड क्या होगी, वी नॉट, स्पीड बन गई वी नॉट। देखो ना, इस वी नॉट के क्या कर सकते हो, 2 कंपोनेंट्स, इस वी नॉट के 2 कंपोनेंट्स ले लो ना यार, इधर और इधर, तो क्या कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल बना थीटा, तो ये देखो जरा वीटी वेक्टर क्या आ रहा है, तो वीटी वेक्टर क्या आ रहा है आपके पास, वीटी वेक्टर आएगा वी नॉट कॉस थीटा माइनस के कैप प्लस का वी नॉट साइन थीटा जे कैप। बस दैट्स इट, और देख लो मॉड वीटी कितना चल रहा है, थीटा एंगल सही लिया है क्या हमने, एक मिनट देख, रुको 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 रुको, थीटा सही नहीं है, रुको एक मिनट, रुको 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 रुको, थीटा शायद गलत चल रहा है, रुको 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 एक मिनट, थीटा एंगल, वी नॉट, ये एंगल थीटा है तो ये सॉरी ये वाला थीटा बनेगा बेटा, ऊपर वाला थीटा बनेगा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाला थीटा है, हाँ वही वही मुझे भी वो लग रहा था। तो वीटी क्या हो गया, वीटी इज बेसिकली वी नॉट कॉस थीटा जे कैप माइनस का वी नॉट साइन थीटा के कैप, एंड थीटा कितना लिखेंगे हम, थीटा इक्वल टू रखा है आपको ओमेगा टी। तो दोनों तरह से आना चाहिए आंसर, चाहे डीआर बाई टी करें चाहे ये वाला करें, आंसर क्या आने चाहिए, क्या सेम आंसर आने चाहिए। ये कौन चेक करेगा, ये चीज कौन चेक करेगा, आप चेक करोगे, स्क्रीन शॉट 2, स्क्रीन शॉट 2, ये चीज कौन चेक करेगा, आप चेक करेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो, तो ये मैंने आपको होमवर्क जो दिया था वो किस सेक्शन तक दिया था बेटा, होमवर्क क्या सेक्शन तक था, सेक्शन, अच्छा मिल गया मिल गया मिल गया, सेक्शन एफ था, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी 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 कर, अभी और दे दूंगा, समझ गया, देख लिया मैंने होमवर्क देख। चलो अब एक काम करते हैं, इसके नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, देखो इसके केस 2 पर आते हैं हम आते हैं केस 2 ऑफ प्रोजेक्शन, वी वेक्टर एट एन एंगल थीटा फ्रॉम बी वेक्टर, बी वेक्टर अभी भी यूनिफॉर्म ही है, बी वेक्टर इज स्टिल यूनिफॉर्म, बट वेलोसिटी क्या बन रही है, एट एन एंगल थीटा बन रही है फ्रॉम वी वेक्टर।
ठीक है। एंड ऑब्वियसली थीटा जो है आपके पास, थीटा नॉट इक्वल्स टू 0, 180 और 90। थीटा इनमें से किसी के बराबर नहीं है, ना 0 है, ना 180 है, ना वो 90 है। तो ये देखो जरा, हम समझते हैं इसको कैसे बन रहा है आपके पास। तो क्या हुआ, ये आपको देखो ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड दे दिया बी वेक्टर, चाहो तो मॉड इसका बी ले लें हम, इस तरह से फील्ड दे दिया, और आपको मैंने ये वेलोसिटी दे दी ऐसे, ये वी वेक्टर मॉड वी, भले ही वी ले लें हम एट एन एंगल थीटा। देखो जरा क्या होगा अब, इसके क्या करें हम, इसके कंपोनेंट लेते हैं। अच्छा मान लेते हैं हम, थोड़ा सा और क्या करते हैं हम इसको, और मतलब अच्छा समझने के लिए हम इसको मान लेते हैं एक्स एक्सेस, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं वाई एक्सेस। ये क्या होगा कि हमें डायग्राम अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी ये चीज। ठीक है, तो क्या करें, इस v के दो क्या ले लें, कंपोनेंट्स ले लेते हैं। इस v के क्या ले लेते हैं हम, दो कंपोनेंट्स। तो ये बन गया आपके पास v के कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट बन रहे हैं, ये कंपोनेंट बन रहा है v cos थीटा, और ये क्या बन रहा है, v sin थीटा। बन रहा है क्या? चलो बताओ जरा क्या होगा। तो एक तरह से ये तो बन गया v पैरेलल, किसके पैरेलल, टू b वेक्टर। और ये एक तरह से क्या बन गया, v परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो कौन सा कंपोनेंट है जो सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक जरा, अब देखो जरा, अगर मैं एफ बी निकालता हूं, ये देखो जरा, अगर मैं एफ बी निकालता हूं, एफ बी वेक्टर, तो एफ बी वेक्टर क्या लिखा जाएगा, क्यू, क्यू इंटू ये आप लिख सकते हो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जरा देखना क्यू वी क्रॉस बी जब करोगे, तो देखो जरा वी पैरेलल क्रॉस बी तो कितना आ गया। तो यहां पे टर्म बनेगी 0 प्लस टर्म बनेगी क्यू इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू बी। और ये कौन सी टर्म है, ये टर्म है v पैरेलल क्रॉस b। तो सिर्फ कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, क्यू वी परपेंडिकुलर, यानी कि ये वैल्यू आ रही है क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, क्यू वी साइन थीटा इंटू बी आ रही है। क्या है वैल्यू, क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। ठीक है, और कहां की तरफ, अरे यार एक चीज आना भूल गया, वरना हाँ मिल गया मिल गया, जहां चाह है वहां रहा है, ये दिख रही है चीज। ठीक है, अभी काम में आएगी हमारे। चलो हाँ भाई, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी साइन थीटा बी। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है उसको, ये वाला फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है उसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या इसके रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेंट्रीपिटल, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू एम ए सी। तो एम ए सी में ए सी क्या आएगा, एम इंटू, एक बात बताओ, क्या वी cos थीटा को सर्किल से कोई संबंध है क्या, क्या वी cos थीटा को सर्कुलर पाथ से कोई संबंध है क्या, नहीं। तो ये क्या बनेगा, बनेगा एम इंटू वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, रेडियस। यहां से आपको क्या मिल रहा है, उसका रेडियस मिल रहा है। सो रेडियस बराबर क्या बना आपके पास, तो रेडियस की वैल्यू अगर आप देखोगे तो रेडियस की वैल्यू आ रही है एम बी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। तो बेसिकली कौन रोल प्ले कर रहा है, जो काम पहले ये वेलोसिटी कर रही थी, वो वी नॉट, वो काम अब कौन कर रहा है, सिर्फ ये वी परपेंडिकुलर कर रहा है, यानी कि रेडियस आ गया एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, उस चीज पर भी आ रहे हैं कि क्या फॉर्म करेगा। एंड टाइम पीरियड कितना आ रहा है जरा बताना, तो देखो टाइम पीरियड टी बराबर क्या बनेगा, टी बराबर बनेगा 2 पाई आर अपॉन कौन सी वेलोसिटी, वी परपेंडिकुलर, यानी कि कितना आ रहा है 2 पाई आर अपॉन वी परपेंडिकुलर। तो 2 पाई आर, तो ये आ रहा है 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो ओमेगा अभी भी कितने आ रही है, देखो जरा ओमेगा कितने आ रही है, अभी भी ओमेगा आ रही है आपके पास क्यू बी बाई एम। ओमेगा इज स्टिल व्हाट, क्यू बी बाई एम। ओमेगा आ रही है क्यू बी बाई एम। चलो अब समझाओ जरा कैसा पाथ बना। तो ये एक सर्किल में जाएगा क्या, तो अगेन वो सर्किल तो कहां जा रहा है आपका, सर्किल का सेंटर कहां आ रहा है, वो सेंटर आपका फिर से कहां आ रहा है, ये वाला सेंटर आ रहा है। मतलब ये अगर मैं यहां पर तीसरा एक्सिस भी ले लूं,
ये अगर मैं थर्ड एक्सेस ड्रॉ कर दूं जो कि z होगा, जो कि z बनेगा, तो वो जो सेंटर आ रहा है वो कहां आ रहा है, इस z एक्सेस पर आ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, v पैरेलल तो क्या करेगा, v परपेंडिकुलर क्या करेगा, देखो उसको सर्किल में घुमाएगा। तो ये समझना जरा, देखो ये समझना। हम्म, ये ले लेते हैं हम, ये पेन दिख रहा है क्लियरली, ये एक्स एक्सेस है, दिस इज योर एक्स एक्सेस। तो देखो जरा सर्किल पहले तो कहां जाके बन रहा है, देखो सर्किल कहां बन रहा है, क्या सर्किल हमेशा एक्स के पीछे पीछे है क्या, क्या जो सर्किल है हमेशा एक्स के पीछे पीछे है क्या, समझ रहे हैं। तो पता है क्या बनाएगा, अच्छा तो ये एक पार्ट तो क्या बन रहा है, ये तो एक सर्किल बना। अब जितनी देर में ये सर्किल पे घूमेगा, जितनी देर में ये सर्किल में घूमेगा, उतनी देर में क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे भी तो आ जाएगा। इसको हम हेलिक्स कहते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज हेलिक्स। जितनी देर में ये मान लो ये इस ओरिजिन से चालू हुआ, ये इस ओरिजिन से चालू हुआ, तो ये इस ओरिजिन से जब स्टार्ट हुआ, ये देखो ना, तो ओरिजिन से ये ऐसे पहुंचा, तो ये साथ साथ क्या होता जा रहा है, आगे भी आता जा रहा है। तो ये साथ साथ क्या होता जा रहा है, आगे भी आता जा रहा है। गेटिंग इट, ये डायग्राम बनेगा। तो आगे लाने वाला तो कौन है, इसको इसको आगे लाने वाली वेलोसिटी कौन सी है, इसको आगे लाने वाली वेलोसिटी है v पैरेलल या फिर v cos थीटा। ये तो आगे ला रही है। और सर्किल में कौन सी घुमा रही है, सर्किल में कौन सी घुमा रही है, सर्किल के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका v परपेंडिकुलर या फिर v साइन थीटा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका v परपेंडिकुलर या फिर v साइन थीटा। ठीक है, अब जरा देखना, लेकिन अभी अभी ये खत्म नहीं हुई ये चीज। इस हेलिक्स पर आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हेलिक्स बन कैसे रहा है। तो देखना, अगर मैं मान लो, ये अगले पेज पे चलते हैं, ज्यादा बेटर है। ये देखो, अगर मैं ये एक्स एक्सेस ले लूं, दिस इज योर एक्स एक्सेस, ठीक है, ये एक्स एक्सेस बना, ये आपके पास जा रहा है जेड एक्सेस, दिस इज माइनस जेड। सेंटर ये रहा, ये सेंटर। तो देखना जरा, ये जो आपके हेलिक्स बनने वाले हैं, ये आपका एक्स एक्सेस, ये हमेशा कहां रहेंगे, इसके पीछे पीछे। तो ये देखना जरा, ये ऐसा बनेगी चीज, मतलब ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि पहले क्या ड्रॉ करें। चलो एक मिनट हेलिक्स बना देता हूं। ठीक है, तो ये जो हेलिक्स आप देख रहे हैं, तो इसमें ये वाला एक्सिस तो आपके पास बन रहा है जेड एक्स माइनस जेड। ये चल रहा है सेंटर सी, ये यहां पर सेंटर सी। वो एक्स एक्सिस जो है पता है कहां है, वो एक्स एक्सिस एक्चुअली कहां है, वो एक्स एक्सिस जो है ना, वो आपके इन आउटर वाले पॉइंट्स को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस एक्चुअली इन पॉइंट्स को टच करता हुआ जा रहा है। वो पार्टिकल हमेशा कहां है, हाँ सरकमफेरेंस को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस जो है वो आउटर सरकमफेरेंस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और ये सेंटर कहां आ रहे हैं, बिल्कुल आपके इस लाइन से अलोंग। तो ये चीज हो रही है। हाँ स्प्रिंग बिल्कुल, एक एक वो जो आपकी कॉपी का कॉइल है ना, अरे स्पाइरल बैंडिंग को देख लो। अब वो ये फर्क पड़ जाता है ऑफलाइन के अंदर, ऑफलाइन में तो मैं क्या सीधे स्पाइरल बैंडिंग उठाता हूँ, बस स्पाइरल बैंडिंग आती है। ऑफलाइन के अंदर बच्चों के पास शीट पड़ी होती है। तो ये एक मिनट देखो, ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये एक पेपर मेरे पास, ये इसको मैंने रोल करा, ये इसको मैंने रोल करा,
ये एक्स एक्सिस है आपके पास। तो वो जो सिस्टम बन रहा है वो कहां बन रहा है, सारा उसके पीछे पीछे बन रहा है। ये है एक्स एक्सिस। और ये वो सर्किल, ये सर्किल कहां जा रहा है आपके पास, ये जो सर्किल बन रहा है, ये सर्किल कौन सा प्लेन है, ये सर्किल है आपका एक्स एक्स जेड प्लेन। ठीक है, ये चीज है। Got it? अच्छा, अब इसमें क्या क्या पूछा था हमसे, तो रेडियस तो आ गया आपके पास, रेडियस तो आप निकाल चुके हो। सो आर बराबर तो क्या आ रखा है, आर बराबर आ रखा है एम बी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। एंड एक चीज अब वो पूछता है आपसे, पिच। पिच क्या चीज होती है, व्हाट इज दिस पिच बेसिकली। देखो, इस पिच से मतलब है कि ये जो दो एक्स एक्सिस पर पॉइंट आ रहे हैं ना, उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पिच से मतलब है, हाँ, डिस्टेंस अलोंग एक्स। पिच से मतलब होता है डिस्टेंस अलोंग एक्स एज इट कंप्लीट्स वन सर्किल। तो पिच से मतलब है डिस्टेंस अलोंग एक्स। अब यार एक मिनट ना, थोड़ा कॉमन सेंस भी जरूरी है। मालूम पड़ा कि उसने डायग्राम चेंज कर दिया, है ना। हाँ, नहीं बेटा, हेलिक्स की साइज क्यों, ये पिच कांस्टेंट है। यहाँ पे पिच क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस अलोंग एक्स ट्रेवल्ड as particle completes one circle, as particle completes one circle। अरे ये वो चीज है जैसे आपके पास वो होता है थ्रेड। अरे कील के ऊपर थ्रेड नहीं बने हुए होते, ये कील है मान लो, एक ये कील, एक कील पर ऐसे थ्रेड्स बने हुए होते हैं ना। तो बस वो दो थ्रेड्स के बीच की दूरी, स्क्रू जो होता है। बस नहीं बेटा, ये पिच कांस्टेंट ही तो है यहाँ पर। वो पिच यहाँ क्या चल रही है, कांस्टेंट, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आएगी v पैरेलल इनटू टाइम। एस पार्टिकल कंप्लीट्स वन सर्किल, पार्टिकल कंप्लीट्स वन सर्किल यानी कि टी। तो कितना बन गया, ये बन गया v साइन थीटा, सॉरी v कॉस थीटा इंटू टी। टी कितना आया था, टी की वैल्यू थी आपके पास 2 पाई एम बाय क्यू बी, तो इंटू 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो पिच क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ही तो है। यहां पर तो पिच क्या चल रही है आपकी, कांस्टेंट। डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस अलोंग एक्स ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड डिस्टेंस अलोंग एक्स ट्रेवल्ड एज पार्टिकल कंप्लीट्स वन सर्किल, एज पार्टिकल कंप्लीट्स वन सर्किल। तो ये जो इसके पीछे पीछे ये घूमता हुआ चल रहा है, वो वाली चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो पिच डिस्टेंस अलोंग एक्स ट्रेवल्ड है। अच्छा, अब थोड़ा कॉमन सेंस भी जरूरी है भाई। मालूम पड़ा, ये देखना, ये थोड़ा भाई मतलब मॉडिफिकेशंस ध्यान रखना, ये केयरफुल। मान लो ऐसा कुछ डेटा दे देता है ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर दे दिया, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको ऊपर दे दिया, ठीक है, और ये ऐसे दे दी वेलोसिटी। तो इसके दो कंपोनेंट्स ऐसे बने, ये एक्स, ये एक्स दिखा रखा है। इस बार हेलिक्स कैसे बनेगा, अरे इस बार हेलिक्स कहां बनेगा, वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। हाँ, इस बार जो हेलिक्स दिखेगा वो ऐसे दिखेगा आपको ऊपर, ये वी क्रॉस बी अगर हम देखेंगे तो सेंटर बाहर आ रहा है, वो तो कोई बात नहीं। इस बार हेलिक्स जो बनेगा आपका वो इस तरह से बनेगा। ऊपर जाएगा पार्टिकल, हाँ, पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा। तो ये समझ में आनी चाहिए बात कि पार्टिकल कहाँ जाता जा रहा है आपका, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है भाई, आया समझ में। पर माइनस के में क्यों जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जाएगा तो ऊपर ही। मतलब वाई एक्सिस, ये वी पैरेलल ना, ये वाली वी पैरेलल कहाँ लेके जाएगी, इसको ऊपर नहीं लेके जाएगी क्या। वो आपकी गलती है।
ये क्या बना, ये बना v परपेंडिकुलर। तो ये केयरफुल होना तो जरूरी है ना भाई, हाँ कॉमन सेंस होना तो जरूरी है ना। अरे समझ में आ गया क्या? अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पर एक अच्छा, अभी रुको सवाल खत्म नहीं हुआ है, इसका अच्छा क्वेश्चन आना बाकी है, बस फिर होमवर्क के लायक बन जाओगे। हाँ बिल्कुल, इस बार वाई को टच करता हुआ चलेगा, इस बार वाई को टच करता हुआ चलेगा। ये देखो बता रहा हूँ ना, देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये देखो जरा। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, ये देखो। अब इस पे जो अच्छा सवाल बनता है, ये स्क्रीनशॉट लिया नहीं क्या हमने? स्क्रीनशॉट 2 था, स्क्रीनशॉट 3 ले लें। स्क्रीनशॉट 3, स्क्रीनशॉट 4। ये खुद पिच जो होती है, ये मतलब हम जब पढ़ते थे तो शायद हमें जिस तरह से पढ़ाया गया, हमें तो लगता था कि सेंटर जो है वो एक्स पे चल रहा है। जब ध्यान देना शुरू करा तो पता पड़ा कि नहीं भाई, वो एक्स तो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस जो है लाइक अ टेंजेंट। ये एक्स क्या है, लाइक टेंजेंट। ये एक्स क्या है, लाइक टेंजेंट। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब जरा देखो, अब समझना कि इस पर टफ क्वेश्चन क्या बना। ये देखो जरा, इस पर फिर से आपके पास वही क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन बना फिर से, फाइंड वी टी एंड आर टी। ठीक है, अच्छा देखना वैल्यूज कैसे दे रखी है आपको। आपको दिखा रखा है ये वाला वेक्टर, दिखा रखा है बी वेक्टर। ये हमने क्या वैल्यूज ली थी पिछली बार? हाँ बी नॉट, इधर तो हमने बी नॉट ले रखा है। सो बी वेक्टर इज बी नॉट। ये देखो, तो ये बी वेक्टर आपको दिखा रखा है बी नॉट, आई कैप लिख लो इसको भले ही। ये आपको दिख रहा है वाई एक्सेस, ये दिख रहा है जेड एक्सेस। आपने पार्टिकल लॉन्च करा है ऐसे विद वी, बस इसको वी ले लिया मैंने, ये एंगल दे दिया थीटा। तो ये बन रही है आपके पास वी कॉस थीटा, और ये बन रहा है पार्ट वी साइन थीटा। तो एक बात बताओ, ये जो वी साइन थीटा वाली चीज है, क्या ये इक्वल टू वी नॉट वाला पार्ट नहीं हो जाएगा क्या, इस वाले से कंपेयर करें तो? क्या ये वी नॉट वाला पार्ट नहीं बन गया? तो एक बात बताओ ना, तो क्या करेंगे, कैसे निकालें इसको? तो समझो जरा, देखो क्या होगा। अगर मैं इसका आर वेक्टर लिखना चाहता हूं, ये देखो जरा, इसका आर वेक्टर टी। तो देखो, एक तो एक्स बराबर क्या बनेगा अब एक्स की वैल्यू बनेगी वी कॉस थीटा इंटू टी, जो कि पिछली बार क्या था, हमेशा 0 था। एंड वाई बराबर क्या बना, कंपेयर करो जरा, एंड वाई इक्वल्स टू क्या टर्म बनी, वाई इक्वल्स टू क्या टर्म बन रही थी हमारे पास, तो ये तो बना वी कॉस थीटा टी। वाई इक्वल्स टू क्या बन रहा था, वाई इक्वल्स टू बन रहा था आपके पास आर। अब एक मिनट, अब एक केयरफुल, एक मिनट, अब थोड़ा केयरफुल रहना एक चीज पर। केयरफुल कहां पर हो गए? या एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, आप इस वैल्यू को फाई ले लेते हैं। लेट अस टेक दिस एंगल एज फाई। हम इस एंगल को फाई ले लेते हैं, चलो ये एंगल हमने फाई ले लिया। ये बन गया वी कॉस फाई, ये बन गया वी साइन फाई, ये बन गया वी कॉस फाई इंटू टी। तो जो पिछला वाला क्वेश्चन था, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन आपके पास था, तो अब क्या होगा पता है, पिछली बार तो ये सर्किल था y और माइनस जेड के अंदर, लेकिन इस बार क्या होगा, ये साथ साथ, ये क्या होगा, साथ साथ x में आगे भी आता जा रहा है। ठीक है ना भाई, तो ये वाला पार्ट तो आपके पास बन गया एज इट इज। वी कॉस फाई, वाई के अंदर क्या करेंगे हम, वाई के अंदर वैल्यू आएगी आर। क्या थी वाई की वैल्यू आपके पास, वाई की वैल्यू आपके पास बन रही थी, वाई की वैल्यू आपके पास बन रही थी आर साइन थीटा जे। तो सेम आ जाएगा, ये बन जाएगा आर साइन थीटा जे
तो बन जाएगा y इक्वल्स टू आर साइन थीटा जे कैप एंड z बन जाएगा आपके पास r माइनस आर कॉस थीटा माइनस के कैप। थीटा की वैल्यू क्या चलेगी, थीटा चलेगा आपके पास ओमेगा टी। और क्या चल रहा है, आर कितना लिखा जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है, आर बराबर एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। तो इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या आएगी, आर बराबर आएगा एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी साइन फाइव, एम वी साइन फाइव। ये समझ में आ रहा है फाइव और थीटा में क्या डिफरेंस है, फाइव थीटा का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, फाइव तो कांस्टेंट है, ये वाला फाइव जो है ये वाला पार्ट तो क्या है, ये फाइव तो कांस्टेंट है आपके पास, लेकिन ये थीटा कौन सा वाला है, जो थीटा ले रहे हैं हम, ये थीटा कौन सा वाला है, ये थीटा वो है आपका जो आप y और माइनस जेड प्लेन में बनाएंगे, y एंड माइनस जेड प्लेन में जो आप थीटा बनाएंगे ना, ये वो वाली चीज है। ये वो थीटा है। और अब v वेक्टर t पे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखो जरा, अगर मैं v वेक्टर t लिखता हूं तो v वेक्टर t में क्या हुआ, देखो ध्यान दो, देखो v वेक्टर t अगर मैं लिखता हूं तो एक तो इसमें बनेगा v cos phi i कैप प्लस, ये देखो जरा, तो क्या करा था हमने, देखो किसी कंपोनेंट लेते हमने वी नॉट के लिए थे, वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा। अब क्या हो जाएंगे कंपोनेंट्स आपके पास, वी नॉट का काम कौन कर रहा है, वी नॉट का काम कौन कर रहा है, वी नॉट का काम कर रहा है वी साइन फाइव। तो ये आपके पास वी नॉट दिख रही है, ये वी नॉट, तो क्या बनेंगे आंसर प्लस, प्लस का बनेगा वी साइन फाइव कॉस थीटा जे कैप प्लस का वी साइन फाइव साइन थीटा माइनस के कैप। बस कुछ नहीं करना, उस वी साइन फाइव की जगह क्या लिख देंगे हम, वी नॉट की टर्म, ठीक है ना, वी नॉट के एंगल्स अब निकालेंगे हम। ये वी नॉट आपके पास, इसके दो कंपोनेंट्स, तो ये थीटा तो ये थीटा, ये वाला बन गया थीटा। और वी नॉट क्या चीज है, वी नॉट इज वी साइन फाइव। तो अब ये सवाल पता है अपने आप में, तो अब ये कोई, भाई ये क्वेश्चन क्या टफ मानूंगा, इसको इजी मानू मैं, देखो कर लिया एक बार तो इजी है, जिसने एक बार कर लिया उसके लिए तो ये इजी है, जिसने आज तक कभी सोचा ही नहीं उसके लिए सवाल टफ बन जाता है। तो एडवांस तो यही है यार, अब ये सब चीजें आपको उसमें नहीं मिलती बोर्ड वोर्ड में, ये प्योरली एडवांस लेवल बातें हैं। हाँ स्क्रीनशॉट, ये प्योरली एडवांस लेवल बातें हैं, स्क्रीनशॉट 5। तो होमवर्क जो रहेगा आपके पास, होमवर्क मैथमेटिज्म में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं हम, नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्लास डिस्कशन जो रहेगा वो एक तो हो गया ओल्ड वर्क, तो है ओल्ड प्लस, प्लस आप क्या करें, प्लस आप क्या कर लेंगे, ओल्ड प्लस कहां था, पेज नंबर 25 तक दिए थे मैंने शायद, ये अब आप कर लें अप टू पेज, ये देखो जरा, ये आपकी शीट में भी, चलो खैर कोई बात नहीं, तो मैं, कोई बात, इसमें आप कर लें सेक्शन, अरे सेक्शन नहीं, ये हेलिकल बात है ना, हाँ ये अब आप कर सकते हो अप टू पेज 27 तक कर लें, एक अच्छा एग्जांपल आएगा हमारे पास। तो एक तो आप कर लें अप टू पेज 27, ठीक है, वही एग्जांपल एंड थ्योरी जो हम करते हैं, और प्लस एक्सरसाइज में हम कर लें, लास्ट सेक्शन कौन सा था एक्सरसाइज में, लास्ट सेक्शन क्या था, सेक्शन एफ था ना, सेक्शन एफ था, तो एक्सरसाइज के अंदर आप कर लेंगे सेक्शन जी।
बस जेड में आर वेक्टर कैसे लिखा बेटा? जेड में आर वेक्टर इससे लिखा ना, ये वाला डायग्राम से। ये जेड में क्या दूरी आएगी? ये वाली दूरी आएगी ना बेटा जेड में, ये डिस्टेंस होगा ना जेड के अंदर। तो ये ऐसे लिखा हमने, अगर मैं इसको और यहां ड्रॉ कर दूं, ये देख, ये लेंथ कितनी बनी? ये लेंथ बन गई आर कॉस थीटा, और यहां से यहां तक की पूरी कितनी है? ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ है आर, तो आर माइनस आर कॉस थीटा आ गया ना भाई। हाँ तो पार्ट टू में एफ तो करना भी नहीं है ना बेटा, वो तो अपने आप एक एक सेक्शन आगे बढ़ जाना प्लस, तो सेक्शन जी बन जाएगा और क्या। एक सेक्शन आगे बढ़ जाओ, सिंपल लॉजिक है यार, एक सेक्शन आगे बढ़ जाओ बस। सेक्शन एफ था ना लास्ट, पार्ट वन के हिसाब से बात कर रहे हैं अपन, तो सेक्शन एफ मैग्नेटिक फोर्स ओब्लिक इंसिडेंस, हाँ बस सेक्शन लास्ट होमवर्क के एक सेक्शन आगे बढ़ जाओ बस। बस ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं डिस्कस इसको, नेक्स्ट में करते हैं बिल्कुल, नेक्स्ट में करेंगे डिस्कशन मैग्नेटिज्म का। ठीक है, क्यों सेक्शन ई दिया था बेटा? सेक्शन एफ दे तो दिया था, सेक्शन एफ नहीं दिया क्या? मैंने दिया है सेक्शन एफ, देखो आपका होमवर्क में लिखा है सेक्शन एफ, अब तो पीडीएफ प्रूफ है मेरे पास। हाँ चलो ओके बेटा, बाय बाय।